नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने यूट्यूब चैनल अशोक का हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 और क्लास 12 के इतिहास की पाठ्यपुस्तक। और इतिहास की जो पाठ्यपुस्तक है एनसीईआरटी हो चाहे आरबीएसई हो, इसके भारतीय इतिहास के कुछ विषय है। ये पार्ट फर्स्ट है। जो क्लास 12 है उसमें इतिहास की 3 पुस्तकें लगती है और इसका ये पहला भाग है जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, जो कि कंपटीशन की दृष्टि से और जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं 12वीं क्लास में परीक्षा की दृष्टि से सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और बहुत अच्छे से हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके क्या प्रश्न हो सकते हैं, क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है जानना आपको। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं विषय 1। और ये भारतीय इतिहास की जो पाठ्यपुस्तक है इसका भाग पहला है और पहले भाग का विषय 1 पढ़ेंगे। और इस विषय का नाम है, लेसन का नाम है ईंट, मनके और अस्थियाँ। ये हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के ऊपर ये पूरा लेसन टिका हुआ है और इसमें हम पढ़ेंगे ईंट, मनके और अस्थियों के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं हड़प्पाई मोहर। संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है, क्या हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। तो आपको याद रखना है ये है हड़प्पाई मोहर, इसको कभी भूलना नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता कहो, इसे हड़प्पा सभ्यता कहो, इसकी सबसे विशिष्ट जो पुरावस्तु है वो रटना है आपको, क्या है, मोहर है। हड़प्पाई जो मोहर है वो है। अब सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों की चित्र एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। ये जो हड़प्पाई मोहर किससे बनी है, सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है, ये भी आपको याद रखना है। और इस पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, हड़प्पाई मोहर। हड़प्पाई मोहर के ऊपर यदि आपको आंसर लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, हड़प्पा या सिंधु घाटी सबसे हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु हड़प्पाई मोहर है। यह सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती है और सामान्य रूप से इनके ऊपर जानवरों के चित्र होते हैं। और ये एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है इसके ऊपर जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इतनी बात याद रखनी है। और जितनी मैं बताऊं आपको वो मोतियों की तरह पिरो करके रखना, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसमें आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं आपको बोलूं ये बातें याद रखनी है, सिर्फ वही बातें आप याद रखनी है। चाहे आप स्कूल के विद्यार्थी हो या फिर कंपटीशन के विद्यार्थी हो, मैं सभी के लिए समान रूप से आपको ये बता दूंगा कि कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट है और वो आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम है अशोक, मैं हूँ अशोक कुमार पुनिया और मैं इतिहास से नेट हूँ। और इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी के बारे में पढ़ा है और बहुत जो पीछे के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके जो प्रश्न है उनके बारे में विस्तार से पढ़ने के बाद, चाहे वो एमपीपीएस हो, यूपीपीएस हो या फिर यूपीएससी हो, सब प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करने के बाद आपको ये पुस्तक है मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मित्रों शुरुआत करते हैं आगे। क्या हड़प्पाई मोहर के बारे में आपने जान लिया, फिर भी हम इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवासों, मर्द भांड, आभूषण, औजारों, मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। यानी हड़प्पाई मोहर से तो मिलती है, दूसरे और प्रकार के साधन है जिससे भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, जो आपको विशेष रूप से याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है, इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहे, यानी इनकी जानकारी हमें हो या नहीं हो। थोड़ा इसको देख लेते हैं पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्वविद है, संस्कृति शब्द का प्रयोग है पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और एक सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। संस्कृति शब्द किसे कहते हैं,
यानी उसकी शैली विशिष्ट होती है, उसका भौगोलिक क्षेत्र या और कालखंड समान होता है, उसे एक संस्कृति नाम दे दिया जाता है। संस्कृति किसे कहा जाता है? यानी एक कालखंड सेम होता है, क्षेत्र सेम होता है और उसकी शैली एक विशेष होती है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में विशिष्ट पुरावस्तुओं में क्या है? मोहरें हैं, मनके हैं, बाट है, पत्थर के फलक हैं, ये सब हैं। ये वस्तुएं अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और गुजरात के क्षेत्रों से मिली है, जो एक दूसरे लंबी दूरी पर स्थित है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहाँ संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया। यानी हड़प्पा नाम इसको क्यों दिया गया? क्योंकि सबसे जो पहले खोज हुई थी वो हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया? हड़प्पा सभ्यता कर दिया। इसका काल निर्धारण है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। वैसे तो अलग अलग इसका काल निर्धारण माना जाता है, परंतु अपने को ये याद रखना है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी है सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है। एनसीईआरटी के अनुसार इसका जो टाइम पीरियड है हड़प्पा सभ्यता का वो है 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच का। तो मित्रों ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया क्या याद रखना था? हड़प्पाई मोहर, और उसके बाद याद रखना है हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड है वो, और वो किसके अनुसार? एनसीईआरटी के अनुसार। एनसीईआरटी इसका टाइम पीरियड मानती है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में। इस क्षेत्र में इस सभ्यता को पहले और बाद में संस्कृति अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रम से आरंभिक और प्रवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। यानी इस सभ्यता से पहले भी संस्कृतियां थी, जिसे आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, और उसके बाद भी संस्कृति रही जिसे प्रवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। थोड़ा अलग से इसमें बता रखा है क्या होता है ये ईसीर बीसीर, इसके बारे में देख लेते हैं। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में इसे ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले को क्या कह देते हैं? बिफोर क्राइस्ट कह देते हैं। ईसा पूर्व जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिख पाते हैं। एनो डोमिनी इसका अर्थ होता है, दोनों लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। यानी एडी लिखते हैं, इसका मतलब क्या? जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको एडी लिखते हैं, और यदि ईसा मसीह के पहले की बात है तो बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। आजकल ये ए की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर एजेंट प्रजेंट। इस पुस्तक में हमने बीसीई और ईसी, यानी इसमें आपको ज़्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा के जन्म से पहले, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका अर्थ होता है ईसा के जन्म से। अब इस लेसन की आगे और हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें पढ़ रहे हैं आरंभ कैसे होता है। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियाँ अपने विशिष्ट मर्द भांड शैली से संबंध थी, और इनके सदनम में हमें कृषि, पशुपालन, कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी, इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग नए के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने वाले संकेतों से कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। तो इसका आरंभ है, इसमें आपको विशेष कुछ याद रखना नहीं है। आगे पढ़ते हैं निर्वाह के तरीके, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो निर्वाह करते थे, अपना जीवन यापन कैसे करते थे, तो इस पर अपने को थोड़ा सा पढ़ना है। हाँ, इधर ये आपको याद रखना है कि आरंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृति है ना, इसमें क्या याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है, अक्सर जो कंपटीशन में या दूसरे पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या? थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। तो सिंध और चोलिस्तान यानी थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र किसे क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। अब है निर्वाह के तरीके पढ़ रहे थे हम। निर्वाह के तरीके यानी वहाँ के लोग हैं वो जीवन यापन अपना कैसा व्यतीत करते थे। तो चित्र में दिखाया गया है विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल है
समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, जानवरों में मछलियाँ भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। तो निर्वाह के तरीकों में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ के लोग हैं पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, जो भी फल फूल मिल जाते थे उनसे जीवन यापन करते थे। और दूसरा तरीका है मछलियों से, तो जानवरों में जिनमें मछलियाँ शामिल है से भोजन प्राप्त होता था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं उनका भोजन का मुख्य साधन क्या था? या तो पेड़ पौधे थे और या फिर मछलियाँ थी। जले अनाज के दानों और बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आयतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल शामिल है। यानी हड़प्पा सभ्यता में क्या मिले हैं आपको? अनाज के दानों के साक्ष्य मिले हैं। तो कौन कौन से अनाज है वो हड़प्पा सभ्यता में मिलते थे, ये बात थोड़ी सी आपको और याद यहाँ पर याद रखनी है, ऐड करना आपको। क्या अनाज के दाने क्या थे? गेहूं था, जौ था, दाल थी, सफ़ेद चना था और तिल शामिल थे। ये इस चीज़ को याद रखना है, गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल, इसको भूलना नहीं है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो बाजरा कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो हड़प्पा सभ्यता गुजरात में मिली वहाँ से बाजरे के दाने के साक्ष्य मिले हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में, मवेशियों में क्या क्या मिला है? जैसे अपन ने ऊपर दानों के बारे में याद रख लिया, कौन से अनाज मिले हैं, वैसे ही यहाँ पर मवेशी जानवर कौन कौन से मिले हैं वो भी याद रख। वही जो आजकल मिलते हैं वही अनाज मिला और वही जो जानवर मिले, इसमें कोई अलग याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सामान्य है। भेड़ है, बकरी है, भैंस है, सूअर है की हड्डियाँ तो कौन कौन से जानवरों के साक्ष्य मिले हैं? भेड़, बकरी, भैंस और सूअर। पुराणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे, यानी लोगों द्वारा पाले जाते थे। जंगली प्रजातियों जैसे वराह किसको कहा गया? सूअर को। हिरण और घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। तो आपको क्या याद रखना है? यदि आपको डिटेल में लिखना हो थोड़ा सा इसके बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता से आपको क्या याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे। जीवन निर्वाह में खाने में या तो वो पेड़ पौधे थे उसके फल मूल खाते थे, या फिर मछलियाँ है वो ज़्यादातर वो यूज करते थे खाने में। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से अनाज मिले हैं? तो गेहूँ है, जौ है, दाल है, सफ़ेद जो चना है और तिल है, ये शामिल हैं। या फिर यहाँ पर कौन कौन से जानवर थे? तो भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, इस प्रकार के जानवर यहाँ पर मिले हैं। इस प्रकार ये बातें आपको याद रखनी है, ज़्यादा कुछ से दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, तो इसमें देखते हैं क्या याद रखना आपको। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था और मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मण मूर्तियाँ यह इंगित करती है कि वर्षभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातत्व मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। तो आपको क्या याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग खेतों को जुताई करते थे, और खेतों की जुताई किससे करते थे? वर्षभ से करते थे। वर्षभ किसे कहते हैं? बैल को कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जहाँ गाय थी तो गाय है तो बैल भी होंगे, और बैल थे तो बैलों से क्या करते थे? खेतों की जुताई करते थे। याद रखना, क्या याद रखना? बस इतना याद रखना कृषि क्षेत्र में आपको कि वहाँ पर बैल होते थे और बैलों से खेतों की जुताई करते थे। साथ ही चोलिस्तान जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, कई स्थलों और बनावाली हरियाणा से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। ये विशेष इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन के लिए और ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्या कि मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप यानी खिलौना हल जिसको बोलते हैं, वो कहाँ से मिला है? वो मिला है बनावाली हरियाणा से। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए याद रखना जरूरी, बनावाली हरियाणा। बनावाली हरियाणा में क्या? मिट्टी का एक बना हल है, यानी ये खिलौना रूप में मिट्टी का हल मिला है ना, वो कहाँ से मिला है?
वो बनावाली हरियाणा से मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कभी भूलना नहीं, क्या नहीं भूलना, बनावाली हरियाणा से क्या मिला, खिलौना हल मिला है। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ये अलग अलग है, ये याद रखना है। जूते हुए खेत के साक्ष्य यानी जो हल चलाए हुए जो निशान है वो कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं कालीबंगा राजस्थान से। और जो हल का प्रतिरूप मिला है, खिलौना हल मिला है, वो मिला है बनावाली हरियाणा से। तो दोनों में अंतर है, डिफरेंस है, याद रखना। जो जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा राजस्थान से, और खिलौना हल कहाँ से मिला है, ये मिला है बनावाली हरियाणा से। जो प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है, इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया। हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे और फिर धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्श उस क्षेत्रों में स्थित है जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोरदगुई नामक स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु हाँ ये याद रखना विशेषकर आपको और ज़्यादा क्या कि हड़प्पा सभ्यता है ना, वो ऐसे क्षेत्र में है जो अर्ध शुष्क है, यानी वहाँ पर ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं थी, बारिश कम होती थी तो किसकी आवश्यकता पड़ती थी, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। और सोरतुगही नामक स्थान है, कहाँ पर, अफगानिस्तान में आजकल ये। तो अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है सोरतुगही, वहाँ से क्या मिले हैं, नहरों के साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में आपको नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये है सोरतुगही आपको याद रखना। क्या, सोरतुगही से क्या मिला, नहरों के साक्ष्य मिले हैं। ये सोरतुगही कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। तो पहली बात आपको याद रखना, खिलौना हल बनावाली हरियाणा। दूसरी बात आपको याद रखना, क्या, जूते हुए खेत के साक्ष्य है कालीबंगा हरियाणा कालीबंगा राजस्थान। और तीसरा है जो नहरों के साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं सोरतुगही, और ये कहाँ पर है, अफगानिस्तान से। तो नहरों के साक्ष्य कहाँ से, सोरतुगही अफगानिस्तान से, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं है। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात से मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। तो देखो, बारिश कम होती थी तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी, तो सिंचाई का साधन है वो दो प्रकार से मिले हैं। नहरों के रूप में मिले हैं वो सोरतुगही अफगानिस्तान से मिले हैं, और एक दूसरा गुजरात में मिला है, धौलावीरा नामक स्थान है, यहाँ पर जलाशय मिला है यानी तालाब मिला है। तो तालाब से भी सिंचाई की जाती थी। जो तालाब है वहाँ पर पानी को इकट्ठा कर लिया जाता था और वहाँ से सिंचाई की जाती थी। तो मित्रों, हम पढ़ रहे थे कृषि के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आपको क्या याद रखना, मैंने बताया आपको कालीबंगा बनावाली। कालीबंगा से क्या, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। बनावाली से क्या मिला, हल का प्रतिरूप मिला, खिलौना हल मिला। और यहाँ पर जो सिंचाई की जाती थी खेतों में, वो किससे की जाती थी, या तो जलाशय से की जाती थी या नहर से की जाती थी। जो नहर से सिंचाई का साक्ष्य मिला वो सोरतुगही अफगानिस्तान से मिला, और जो जलाशय यानी तालाब का जो साक्ष्य मिला वो धौलावीरा गुजरात से मिला। इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता है नहीं। आगे पढ़ते हैं, ये है मोहनजोदड़ो के बारे में क्या है। तो हम हड़प्पा के बारे में पढ़ करके आ गए हैं, और मेरे को ऐसा विश्वास है कि आपको जो मैंने बातें बताई वो आपको अच्छी तरीके से याद हो गई होगी। अब है ये मोहनजोदड़ो। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है, और सबसे पहले खोजा गया वो है हड़प्पा। बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया है। यानी जो इनकी बस्तियां हैं वो दो तरीके से बसाए गए हैं, एक तो ऊंचा टीले पर है और एक नीचे जो सामान्य भूमि है वहाँ पर है। जो ऊंचाई पर बनाया गया है वो अपेक्षा छोटा है। तो ये इस चित्र में दिखाया गया है कि ये दुर्ग वाला जो क्षेत्र है और ये निचला जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर है। यानी ऊपर का जो क्षेत्र है वहाँ पर राजा लोग या फिर जो बड़े
इनके जो ऑफिसर होते थे वो रहते थे, और नीचे जो शहर है वहाँ साधारण जनता निवास करती थी। दुर्ग और निचला शहर नाम दिया गया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है इसके निचले शहर से अलग किया गया था। तो दो संरचनाएं बताई गई है। एक टीला है जिस पर एक दुर्ग बना हुआ है, उसको क्या है कि एक दीवार से घेर दिया गया है, जिससे कि निचला शहर है वो अलग रह सके। यानी जो राजा लोग थे वो सामान्य जनता से अपने आप को अलग रखने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए दुर्ग के क्या कर देते थे, चारों तरफ दीवार बना देते थे। तो मान लो ये यहाँ पर जो राजा लोग रह रहे हैं, इसके चारों तरफ क्या बना दी इन्होंने, दीवार बना दी, और सामान्य जनता ऐसे ही नीचे निवास करती थी, जिसको निचला शहर नाम दिया गया है। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था, परंतु सभी जगह नहीं घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नीम का कार्य करते थे। अनुमान लगाया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन घनीय मीटर ढोता है तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों अथवा बड़े पैमाने श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। आगे कुछ और देखिए। एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों के निश्चित क्षेत्र सीमित था। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है सबसे पहले बस्ती का नियोजन किया गया, फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन किया गया। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल है जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई निश्चित अनुपात में होती थी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रम से 4 गुना, 2 गुना इस प्रकार यह होती थी। कहने का मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता है, वहाँ जो लोगों के घरों का डिजाइन था वो एक निश्चित अनुपात में था। निश्चित तरीके से पहले से प्रारंभिक क्या किया जाता, प्लान तैयार किया जाता, उसके आधार पर बस्तियां तैयार की जाती थी। और ईंट थी वो भी या तो धूप में सुखाई जाती थी या भट्टियों में पकाई जाती थी, यानी पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और ये ईंटें भी एक निश्चित अनुपात में होती थी। उसका भी ऐसे नहीं है कि एक ईंट छोटी है एक बड़ी है, एक निश्चित अनुपात में ईंट होती थी। अब है नालों का निर्माण। हड़प्पा शहरों के सबसे विशिष्ट वस्तुओं में से ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली है। यानी सबसे अच्छी यहाँ की कोई बात है तो वो क्या है, जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली यानी घरों का जो गंदा पानी है उसके निकास की क्या व्यवस्था थी, ये बहुत ही अनूठी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सड़कों और गलियों का लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी सड़कें जो आमतौर पर किसी बड़े शहर में जो सड़कें आती थी वो उत्तर दिशा से प्रवेश करती थी, और वहाँ पर जो शहर की गलियाँ थी उसको वो समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यानी डिजाइन से सब काम किए गए थे। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। अब ये दुर्ग के बारे में विस्तार से अलग से बताया गया है, देख लेते हैं क्या है। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा बड़ा लेकिन निचला पूर्व भाग है। इसके नियोजन में विविधताएं भी है। धोलावीरा और लोथल जैसे स्थलों पूरी बस्ती किलेबंद थी। ये याद रखना आपको, दो विशेषकर क्या, धोलावीरा और लोथल दोनों कहाँ पर है, गुजरात में है। यहाँ पर क्या है कि पूरी बस्ती किलेबंद थी। वैसे तो किलेबंद क्या होता था, जो ऊपर का हिस्सा होता था उनको किलाबंद करते थे, यानी दीवार लगाते थे। परंतु धोलावीरा और लोथल ये अपवाद है। हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कि धोलावीरा और लोथल जो कि गुजरात में है, इनके किलेबंद था। यानी चाहे ऊपर का भाग हो और नीचे का भाग हो, सभी को दीवार से घेरा गया था, यानी ये किलेबंद थे। तो कौन सी दो जगह है जो किलेबंद थी, तो यह है धोलावीरा और लोथल। शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से गिरा तो नहीं था, परंतु कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। अब है घर स्थापत्य कैसे होते थे। स्थापत्य मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने
कताई करने और गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ पर एक रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग या आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। यह घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानघर होता था, जिसकी नालियां है वो दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। कई आवासों में कुएं, जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों के अनुसार मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 थी। ये विशेषकर कोई खास नहीं है जो आपको याद रखना हो। अब है दुर्ग। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए होता था। यानी कोई विशेष सार्वजनिक प्रोग्राम होते थे, सभी के सामूहिक प्रोग्राम होते थे, उसके लिए दुर्ग का इस्तेमाल किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम ऐसी वैसी विशाल संरचना जिसमें ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से हैं वो लकड़ी से बने थे, बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। यानी यहाँ माल गोदाम बनाया गया था। माल गोदाम यानी माल को रखने के लिए गोदाम बनाया गया था। कहाँ पर? दुर्ग में। और उसकी नीचे की संरचना तो अभी है, परंतु ऊपर की संरचना किससे बनी थी, वो क्या है, किसी लकड़ी से बनी थी। तो अब वो क्या हो गई, नष्ट हो गई, जो मिलती नहीं है। अब एक और क्या है, विशाल स्नानागार सम्मिलित था। यानी जो नहाने का जो स्नानघर था वो बहुत बड़ा होता था, इसलिए भी विशेष है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय होता था जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर जिप्सम के गारे के प्रयोग से इस जल बंद किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक से बड़ा कुआं जलाशय से पानी बड़े नाले में बह जाता था। इसके ऊपर उत्तर एक गली के दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। यानी एक बड़ा स्नानघर होता था, उसमें 8 छोटे होते थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ और गलियारे के साथ बने नाले में मिलती थी। एक संरचना का अनोखापन था। दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने की इसका प्रयोग से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। तो याद रखना है, स्नानागार, मोहनजोदड़ो का स्नानागार जो विशेष इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर 8 बड़े बड़े और स्नानागार होते थे, और ये किस काम में लिया जाता था, विशेष अनुष्ठानिक होता था। यानी इनका कोई धार्मिक विशेष फंक्शन होता था, उस समय इस स्नानागार का प्रयोग किया जाता था, और यह बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन से बनाया गया था। ओके दोस्तों, आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक नमस्कार।